स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेयरी क्लासेस साइंस के चैप्टर 2 साउंड को। ओके, चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। हम लोग एक वर्ल्ड में रहते हैं जो कि पूरे साउंड से फुल है। ओके, साउंड और म्यूज़िक जो है ये हमारे एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंस का एक रेगुलर पार्ट है। हम लोग वेरियस सोर्सेज से साउंड को सुन सकते हैं, हियर कर सकते हैं। ह्यूमन से साउंड को सुन सकते हैं, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हम लोग सुनते हैं। ओके, बर्ड्स के जो चहचहाने की आवाज़ उसे हम लोग सुनते हैं। एनिमल्स के और व्हीकल्स का जो हॉर्न होता है उससे हम लोग सुनते हैं। ओके, मशीन्स, टेलीविज़न सेट से हम लोग साउंड को सुनते हैं। म्यूज़िक सिस्टम, उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ों से साउंड को फील कर सकते हैं। ओके, हम लोग जो है जब एक दूसरे से स्पीक करते, कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं। ओके, तो हम लोग उसकी बातों को सुनते हैं, फिर उसकी बातों पे हम लोग रिप्लाई करते हैं अपना। साउंड है ये हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, साइंस जो है ये साउंड को नेचर का एक एसेंशियल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट मानता है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से समझें, इसके वेरियस फीचर्स के बारे में जानें, साउंड के वेरियस फीचर्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानें। ओके, साउंड के कंसर्न में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हमारे पास नीचे दिए हुए हैं। ओके, जनरेशन कैसे होता है साउंड का, क्या क्या कारण है जिससे साउंड जनरेट होता है। ओके, साउंड में डिफरेंसेस होता है, डिफरेंट सोर्स से साउंड निकलता है तो उसमें डिफरेंस होता है, उसका क्या रीज़न है। ओके, साउंड के प्रोपेगेशन का मैकेनिज्म कैसा है, यदि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में साउंड जा रहा है तो उसके प्रोपेगेशन का मैकेनिज्म कैसा है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग ऑफ साउंड बाय द ह्यूमन ईयर्स, हम लोग अपने कानों से सुनते हैं तो उसका मैकेनिज्म क्या है, हम लोग किस प्रकार से अपने कानों से सुन पाते हैं। बस इन्हीं सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। ओके, तो चलिए तो पहला टॉपिक हमारे चैप्टर का है साउंड एंड वाइब्रेशंस। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे ईयर्स में सेंसेशन ऑफ हियरिंग को प्रोड्यूस करता है। हम लोग सभी जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के साथ फैमिलियर है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, और भी बहुत सी एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि एक एनर्जी को यदि कोई एक एनर्जी किसी एक फॉर्म में है तो उसे हम लोग दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जब हम लोग अपने हैंड्स को क्लैप करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। इस चीज़ को भी जानते हैं कि हम लोग साउंड को स्ट्राइकिंग करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, शेक करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, ब्लोइंग करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ साथ में हम किसी चीज़ दो चीज़ को रब करते हैं तो वहाँ पर भी कोई साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, प्लकिंग, जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग प्लक करते हैं तो उस समय भी वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बहुत सारे केसेस में जो साउंड है ये प्रोड्यूस हो जाता है। हम लोग इन सभी चीज़ों में ध्यान दें कि किस प्रकार से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे एक्चुअली कि जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर सेट करते हैं वाइब्रेशन में तो जो साउंड है ये प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये वाइब्रेशन ही है जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। जब भी एक सोर्स साउंड को प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ वाइब्रेशंस भी उसके साथ लिंक्ड होते हैं, कुछ वाइब्रेशंस होते हैं जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये हम लोग अब कह सकते हैं कि वाइब्रेशन जो है ये बेसिक काउज है सभी साउंड्स का। यदि साउंड प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पर वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है विच इज़ द बेसिक काउज ऑफ साउंड, तो वाइब्रेशन इज़ द बेसिक काउज ऑफ ऑल साउंड। सभी साउंड्स का जो बेसिक कॉज है ये है वाइब्रेशन। अब हम लोग इस कंक्लूजन को कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ के थ्रू वेरीफाई करते हैं। एक्टिविटी 2, हम लोगों को एक ताला लेना है जो कि एक सिंपल सिंगल स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके वायर को हम लोगों को जेंटली प्लग करना है और उसे हम लोगों को छोड़ देना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो वायर है ये वाइब्रेट करता है। ओके, इसके वायर को हम लोगों ने प्लग किया, उसके बाद उसे छोड़ दिया तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर उसका वायर जो है ये वाइब्रेट करता है। इसी समय में जब वहाँ पर वायर वाइब्रेट करता है तो क्या होता है ना कि एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है, एक बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो जो स्किल्ड म्यूजिशियंस है ये इसके लिए बो को यूज़ करते हैं, बो का यूज़ करते हैं। ओके, वाइब्रेट करने के लिए, एक ताला की स्ट्रिंग को वाइब्रेट करने के लिए बो का यूज़ करते हैं। इसे क्या करते हैं, वो बहुत ही अच्छे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं बो के यूज़ से। एक्टिविटी 3, हम लोगों को एक डफली लेना है और उसके टॉप लेयर को हम लोगों को लाइटली स्ट्राइक करना है। टॉप लेयर या फिर हम लोग मेम्ब्रेन कर सकते हैं, अपने पाम के यूज़ से हम लोगों को उसे स्ट्राइक करना है। हम लोग इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि जो स्क्रीन है वो भी वाइब्रेट करता है और कुछ साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। हम लोग ड्रम के केस में भी क्लियरली वाइब्रेशंस को देख सकते हैं। हम लोगों को एक ड्रम लेना है, ओके, और उसे
स्टिक से हम लोगों को स्ट्राइक करना है, या तो फिर हम उसे हैंड से भी स्ट्राइक कर सकते हैं। जो ड्रम है ये साउंड को प्रोड्यूस करेगा। अब वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोगों को कुछ कलर्ड टाइनी पेपर बॉल्स लेने हैं। ओके, जैसे कि हमें फिगर में देख सकते हैं यहाँ ग्रीन कलर के बॉल लिए गए हैं, तो हम लोग को ऐसे ही कुछ पेपर बॉल्स लेने हैं, उसे हम लोगों को ड्रम मेम्ब्रेन के ऊपर रख देना है। अब हम लोग इसे हाथ से भी स्ट्राइक करेंगे, अभी हम लोग इसे स्टिक से भी स्ट्राइक करेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे, जो पेपर बॉल्स है ये डांस अप करते हैं, फिर मेम्ब्रेन के ऊपर उठते हैं, फिर नीचे ऊपर ये होते रहते हैं जब ड्रम साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि जो वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। वाइब्रेशन को हम लोगों ने कैसे देखा, क्योंकि यहाँ पर जो टाइनी पेपर बॉल्स हम लोगों ने लिया है ये डांस अप कर रहा है और फिर डाउन द मेम्ब्रेन हो रहा है। ओके, आपको एक टीन कैन लेना है, उसके इंड्स को हम लोगों को कट कर देना है। अब उसमें हम लोग को क्या करना है कि एक बिग बैलून को नेक ऑफ करना है सीजर्स के हेल्प से, और कैन के दूसरे मतलब एक इंड की तरफ हम लोगों को क्या करना है, उसे स्ट्रेच कर देना है। ओके, उसके ऊपर हम लोगों को स्ट्रेच कर देना है। अब हम लोग को इस चीज़ का श्योर होना चाहिए कि जो बैलून हम लोगों ने लिया है वो फ्लैटली स्ट्रेच्ड है एक इंड पे। अब हम लोग को एक रबर बैंड रख देना है बैलून के ऊपर, ताकि वो अपने प्लेस से हिले नहीं, वो अपने प्लेस पे होल्ड रहे, फिक्स्ड रहे। ओके, अब हम लोगों को कुछ ड्राई ग्रेन्स मतलब सूखे चावल हम लोगों को डाल देने हैं उसके ऊपर, उस स्ट्रेच्ड बैलून के ऊपर। जब हम लोग उसे वर्टिकली पकड़े हुए, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि एक जो बॉय है ये इसे अच्छी तरीके से वर्टिकली पकड़ा हुआ है। ओके, अब हम लोगों को अपने फ्रेंड को बोलना है कि जो सेकंड ओपन इंड है, मतलब नीचे से जो ओपन इंड है उस पर वो बोले, शाउट करे, चिल्लाए। और हम लोग क्या देखेंगे कि जो राइस ग्रेन्स है ये ऊपर नीचे होते हैं, पहले जंप करते हैं फिर वो डाउन होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये साउंड तो प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड का क्या बेसिक कॉज है? वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशंस के कारण ही हो रहा है, जो कि राइस को जंप अप एंड डाउन करने के लिए कॉज करता है। ओके, तब इस एक्टिविटी से आपको समझ में आता है कि वाइब्रेशन जो है ये साउंड का बेसिक कॉज है। इस सिंपल एक्टिविटीज़ से हम लोग सभी साउंड्स के बेसिक कॉज को समझ सकते हैं और बोल सकते हैं कि सभी साउंड्स का जो बेसिक कॉज है ये है वाइब्रेशंस। अब हम लोग वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि वाइब्रेशंस जो है ये टू और फ्रो है, बैक एंड फोर्थ मोशन है किसी गिवन ऑब्जेक्ट का। कुछ केसेस में क्या होता है कि वाइब्रेशन का जो एक्सटेंट है, किसी एक सोर्स से वाइब्रेशन का जो एक्सटेंट है ये बहुत ही स्मॉल होता है और उसे डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत ही स्मॉल होता है उसका, मतलब उसका एक्सटेंट बहुत ही स्मॉल होता है। वाइब्रेशंस को हम लोग ईजिली देख सकते हैं कि वो ड्रम से प्रोड्यूस होते हैं, बेल से प्रोड्यूस होते हैं, गिटार के स्ट्रिंग से और भी बहुत कुछ से वो प्रोड्यूस होते हैं। एक्टिविटी 5 में हमारे पास कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, उसके वाइब्रेटिंग पार्ट को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। ओके, जैसे फ्लूट का वाइब्रेटिंग पार्ट इसका हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, फिर गिटार, ड्रम, जल तरंग। ओके, इन सभी के हम लोगों को वाइब्रेटिंग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना था, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, हम लोग सभी जो है ये ह्यूमन बीइंग है। ओके, तो हम लोग सभी अपने फैमिली मेम्बर्स की बातों को सुनते हैं, उनके साउंड को हियर करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साउंड को हियर करते हैं। ओके, अपने पड़ोसियों के साउंड को सुनते हैं, उसके साथ साथ हम लोग ग्रेट सिंगर्स के साउंड को सुनते हैं, चाहे वो पास्ट के हो, अतीत के हो, या फिर आज प्रेजेंट के बहुत सारे सिंगर्स के साउंड को हम लोग सुनते हैं। तो हम लोग सब फॉन्ड है, मतलब हम लोग इसके शौकीन हैं। ओके, इन सभी के साउंड को सुनने के हम लोग शौकीन हैं। हमारे बॉडी सिस्टम में क्या वाइब्रेशन होता है, कहाँ पर वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण हम लोग कैरेक्टरिस्टिक साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं। ओके, तो हमारी बॉडी में क्या होता है उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। हमारी बॉडी में वॉइस बॉक्स या फिर हम लोग लाइनेक्स कर सकते हैं उसे, ये ह्यूमन बॉडी सिस्टम में है, जो कि हम लोगों को साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जो वॉइस बॉक्स में 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ओके, ये जो है वॉइस बॉक्स में इस टाइप से स्ट्रेच होते हैं कि वहाँ पर एक नैरो गैप और स्लिट होता है, उनके बीच में एक नैरो गैप या स्लिट होता है, कुछ जगह होता है, एयर जो है इस स्लिट से पास कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2 वोकल क्लोज है, एक ओपन है, एक क्लोज्ड है। और यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं कि वॉइस बॉक्स देखिए कहाँ पर है। ओके, जो लंग्स है ये वोकल कॉर्ड के स्लिट से एयर को फोर्स करते हैं, जिसके कारण वहाँ पर वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, जो ह्यूमन बॉडी है इनके मसल्स जो है ये वोकल कॉर्ड्स के साथ अटैच होते हैं।
ये जो मसल्स होते हैं ये अटैच लिगामेंट्स को पुल करते हैं, खींचते हैं और वोकल कॉर्ड को टाइट करते हैं, लूज़ करते हैं। ओके, उसके साथ साथ वो थिन करते हैं, उसे पतला करते हैं, उसके साथ साथ उसे मोटा भी करते हैं। ओके, तो ये वोकल कॉर्ड में ये सब जो चेंजेस होते हैं ये उस साउंड के पिच को चेंज करने में भी हेल्प करते हैं। जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है ना, उस साउंड के पिच को चेंज करने में हेल्प करते हैं। ओके, उसके श्रिलर और फ्लैटर बनाने में भी हेल्प करते हैं। जो वुमेन, चिल्ड्रन और मैन होते हैं, इनके वोकल कॉर्ड के टॉर्टनेस और थिकनेस में बहुत ही अंतर होता है, उनके साइजेस में भी अंतर होता है, वोकल कॉर्ड के साइजेस में भी अंतर होता है। ओके, अब देखिए वोकल कॉर्ड बच्चा का और एक एडल्ट का एक तो रहेगा नहीं। एक छोटा बच्चा का वोकल कॉर्ड अलग रहेगा, उसका साइज अलग रहेगा। ओके, उसका थिकनेस भी अलग रहेगा, तो साउंड जो है ये अलग अलग प्रोड्यूस होता है। एक एडल्ट का साउंड और एक स्मॉल चाइल्ड का साउंड में आप बहुत अंतर देखिएगा। ओके, डू यू नो, जो वाइब्रेशंस हमारे वोकल कॉर्ड के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे टंग के हेल्प से। हमारे टंग के हेल्प से वो स्पीच में टंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके साथ हम हमारा नोज़ भी उसमें हेल्प करता है, हमारे लिप्स भी उसमें हेल्प करते हैं। स्पीच जो है उस साउंड, उस वाइब्रेशन का प्रोडक्शन करता है जिसके पास एक डिफिनाइट और क्लियर मीनिंग होता है। हमारे लिए स्पीच का एक, जो भी हम लोग बोलते हैं, उसका डिफिनाइट और क्लियर मीनिंग होता है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। अब हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग ह्यूमंस के बारे में जान चुके हैं किस प्रकार से ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग एनिमल्स के बारे में जानेंगे। हमारे अर्थ में क्या है ना कि बहुत सारे वैरायटी है बर्ड्स के और एनिमल्स के। ओके, बहुत सारे वैरायटी ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स अर्थ में रहते हैं। ओके, तो उनके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है उसका इनलेस वैरायटी है, बहुत साउंड उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। उनमें से कुछ जो है ये हमारे लिए प्लीजेंट होता है, हमारे ईयर्स के लिए प्लीजेंट होता है, बहुत ही हमें अच्छा लगता है उनके साउंड को सुनने में। ओके, और कुछ साउंड जो है ये अनप्लीजेंट होता है, हमें लगता है कि ये जो बर्ड है या फिर ये जो भी एनिमल है यहाँ से चला जाए तो अच्छा रहे। ठीक है, जैसे कि यदि आप देखिएगा कि जो कोयल का आवाज़ है हमारे को कितना अच्छा लगता है, और वहीं कौवा का आवाज़ जब वो काँव काँव करता है तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, हम लोग सोचते हैं कि कौवा कब यहाँ से चला जाए। तो बहुत ही अंतर होता है। जो कोयल का साउंड है ये प्लीजेंट है और जो क्राउ का साउंड है ये अनप्लीजेंट है। ओके, तो उनके पास डिफरेंट मैकेनिज्म भी होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स के पास डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, उनके बोलने की डिफरेंट तरीके होते हैं। ओके, उनमें डिफरेंट सेटअप होता है उनके बॉडीज़ में अपने कैरेक्टरिस्टिक साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम लोग इनमें से कुछ मैकेनिज्म को देखेंगे, कुछ एनिमल्स के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से उनमें साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रकार से कुछ एनिमल्स भी वोकल कॉर्ड के यूज से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जब डॉग बार्क करता है, मतलब जब कुत्ते भौंकते हैं, जब कैट जो है, जब बिल्ली म्यू म्यू करती है। ओके, हॉर्सेस नी, लायंस रोल, जब लायन जो है ये दहाड़ता है, तो ये सब सभी जो है जो भी साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं ये सब वोकल कॉर्ड की मदद से करते हैं। तो हम लोगों को क्या पता चला कि जो डॉग हो गए, कैट हो गए, हॉर्स हो गए, लायन हो गए, कॉस हो गए, ये सब सभी वोकल कॉर्ड्स के यूज से, जैसे कि हम लोग करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं, उसी प्रकार से कुछ कुछ एनिमल्स भी वोकल कॉर्ड के यूज से ही साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। अब बर्ड्स के केसेस में क्या होता है? बर्ड्स के केसेस में कार्टिलेज का एक रिंग होता है जिसे हम लोग सिर्निक्स कहते हैं, उनके विंड पाइप में सिर्निक्स होता है, ये इसे यूज़ करते हैं। वोकल कॉर्ड की जगह उनके पास सिर्निक्स होता है, हमारे पास वोकल कॉर्ड होता है और उनके पास सिर्निक्स होता है। ओके, तो वे जो है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, अपने कैरेक्टरिस्टिक साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए इस सिर्निक्स का यूज़ करते हैं। जो यदि हम लोग क्रॉ जैसे बर्ड के केस में देखें तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये जैरिंग होता है और अनप्लीजेंट होता है, बहुत ही ख़राब साउंड क्रॉ के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, लेकिन यदि कुछ बर्ड जैसे कि पैरट हो गया, कोयल हो गया, ओके, मैना, ये सब इनके पास क्या होता है कि बहुत ही अच्छा साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं जो हमें सुनने में प्लीजेंट लगता है, अच्छा लगता है, सुनहरा लगता है। ओके, इंसेक्ट हो गए, मॉस्किटोज हो गए, बीज के केस में क्या होता है कि ये अपनी विंग्स को बहुत ही जल्दी वाइब्रेट करके अपने कैरेक्टरिस्टिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिएगा कि ये सब जो भी इंसेक्ट हो गए या फिर मॉस्किटोज या फिर बीज, इनके जो विंग्स होते हैं रैपिडली, बहुत ही जल्दी ये वाइब्रेट करते हैं। जितना ज़्यादा जल्दी वाइब्रेशन होता है उनके विंग्स का, उतना ही हायर साउंड का पिच उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, फ्रॉग जब क्रॉक करते हैं तो ये अपनी वोकल सैक्स को अपने गले तक एक बैलून के तौर पे, एक बैलून के जैसे फुलाते हैं, पफ करते हैं।
उनका जो एडिशनल इन्फ्लेशन होता है अपने थ्रोट का, वो उतना ही ज़्यादा उनका क्रोकिंग लाउडर होता है, उतना ही लाउड होता है उनका क्रोकिंग। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है, ओके, जो हमारे वर्ल्ड ऑफ साउंड है, ये डाइवर्स और एक अमेजिंग वन है। ओके, इसलिए अर्थ जो है ये यूनिक वन है, लिवली और इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, क्योंकि अर्थ में ही लाइफ सिर्फ सेटल हो पाता है और किसी भी प्लैनेट में लाइफ अभी सेटल नहीं हो पाएगा। ओके, यदि हम लोग अर्थ को छोड़ दें और मून को देखें तो मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। यदि यहाँ पर एक लाउड एक्सप्लोजन भी होता है, एक पॉइंट पे, मून के एक पॉइंट में क्लाउड एक्सप्लोजन भी होता है, तो नियर बाई पॉइंट्स में भी उस चीज़ को हम लोग हियर नहीं कर पाएंगे। ओके, वो सुनाई नहीं देगा, एक सामने जगह पे भी वो सुनाई नहीं देगा, ओके, अगल बगल भी वो सुनाई नहीं देगा। ऐसा क्यों? तो जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, ओके, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये उसके सरफेस से 200 किलोमीटर तक ऊपर है। ओके, वहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोजन्स और नॉइसेस होते रहते हैं आउटर स्पेस में, लेकिन हम लोग सभी को नहीं सुन पाते, हम लोग उन्हें सुन ही नहीं पाते। ऐसा क्यों? आप लोग मून के एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। वहीं लाइट जो है ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जो साउंड है ये वैक्यूम में भी ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये बात है कि साउंड मैटर के तीनों स्टेट में ट्रैवल कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। अब हम लोग इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। ओके, साउंड जो है ये एक मटेरियल मीडियम मिलने पे ही ट्रैवल कर पाएगा। ओके, तो एक्टिविटी 6 हम लोग देखते हैं। हम लोग 6 इस एक्टिविटी को मैं आपको इजी वर्ड में समझा देता हूँ कि इस एक्टिविटी में क्या किया गया है कि एक बेल जार लिया गया है। ठीक है, बेल जार, रबर कॉर्क जो है उसके नेक में फिटेड है, उसके अंदर एक स्मॉल बेल को सस्पेंड किया गया है, उस जार के अंदर एक स्मॉल बेल को सस्पेंड किया गया है ड्रिलिंग के द्वारा एक रबर कॉर्क से। ओके, एक वैक्यूम को कनेक्ट किया गया है बेल जार में एक वैक्यूम को कनेक्ट किया गया है। जब बेल जार को शेक किया जाता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है बेल के द्वारा। ओके, वो हमारे द्वारा हियर किया जाता है, मतलब हम लोग उस साउंड को सुन सकते हैं। अब उस बेल जार से एयर को निकाल लिया गया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है वैक्यूम पंप के हेल्प से। उसके बाद जब हम लोग उस बेल जार को शेक करते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई साउंड हम लोग नहीं सुन पाएंगे। ओके, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एब्सेंस है एयर का, एयर वहाँ पर प्रेजेंस नहीं है, तो एयर का एब्सेंस है। इससे हम लोग ये पता चलता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। यदि मटेरियल मीडियम नहीं रहेगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। जो एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ा, इससे हम लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हम लोग साउंड को एयर के प्रेजेंस में सुन सकते हैं, एयर के प्रेजेंस में उसे सुन सकते हैं। ओके, जब एयर का प्रेजेंस होगा तो हम लोग सुन सकते हैं। यदि वैक्यूम होगा, एयर का प्रेजेंस वहाँ पर नहीं होगा तो हम लोगों को वहाँ पर कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। ओके, तो अब इस चीज़ से हम लोगों को ये समझ में आ चुका है कि जो साउंड है ये गैसेस से पास हो सकता है, गैसेस में ये ट्रेवल कर सकता है। अब लिक्विड एंड सॉलिड के बारे में क्या गैस लिक्विड एंड सॉलिड से पास हो सकता है, इसके बारे में हम लोग आगे की एक्टिविटीज़ को देखेंगे। गैसेस के केस में तो साउंड जो है ये प्रोड्यूस हो सकता है, और इसके साथ साथ ये लिक्विड और सॉलिड से प्रोपिगेट करेगा, लिक्विड एंड सॉलिड दोनों में ये प्रोपिगेट करेगा। लेकिन क्या बात है ना कि यहाँ पर लिक्विड में ये गैसेस की तुलना में ये लिक्विड में ज़्यादा फास्टर प्रोपिगेट करता है। ओके, उसी पर यही केस सॉलिड के साथ भी है। एक्टिविटी 7 हम लोगों को 2 स्टोन लेना है, 2 स्टोन पीसेस लेना है और उसे हम लोगों को एक साइड स्ट्राइक करना है। हम लोग एक साउंड को सुन पाएंगे इस चीज़ से क्योंकि स्ट्राइकिंग हो रहा है। अब हम लोगों को एक टब फुल ऑफ वाटर, मतलब कि एक टब लेना है जो वाटर से पूरी तरह से फुल हो। ओके, यदि हम लोग अपने ईयर को टब वाल के अगेंस्ट में प्रेस करेंगे और स्टोन पीसेस को वाटर के अंदर स्ट्राइक करेंगे तो हम लोगों को फिर से एक साउंड मिलेगा। ओके, ये जो साउंड है ये हमारे कान तक कैसे पहुंच रहा है? ये जो साउंड है ये हमारे कान तक वाटर से प्रोपिगेट होकर के, वाटर में ट्रैवल करके हमारे कानों तक पहुंच रहा है। ओके, डू यू नो साउंड का जो स्पीड है ये इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है और उस मीडियम के डेंसिटी पे डिपेंड करता है जिससे ये प्रोपिगेट कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। एयर के केस में ये टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है। ओके, ये एयर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब एक्टिविटी 8 हम लोगों को एक लॉन्ग सॉलिड स्मूथ एल्युमिनियम रॉड लेना है। ओके, लगभग 2 मीटर का
जिसका इन जो है वो वेल राउंडेड हो, अच्छे तरीके से राउंडेड हो और स्मूथेंड हो। अब हम लोगों को अपने फ्रेंड को खड़ा कर देना और उसको कहना है कि अपने कान के पास, अपने कान के नियर में इस एल्युमिनियम रॉड को लगाओ, और हम लोगों को दूसरे फ्रेंड को बोलना है कि इस एल्युमिनियम रॉड को तुम स्ट्राइक करो, कुछ कुछ किसी मेटल से इस चीज़ को, इस रॉड को स्ट्राइक करो। ओके, तो जो फर्स्ट फ्रेंड है वो साउंड को हियर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो एल्युमिनियम रॉड है इससे साउंड जो है ये ट्रैवल कर रहा है, प्रोपिगेट कर रहा है। लेकिन जो दूसरा फ्रेंड है, जो नियर में खड़ा रहेगा, जो पास में खड़ा रहेगा, वो इस चीज़ को नहीं सुन पाएगा। ओके, जो अनदर फ्रेंड है वो इस चीज़ को नहीं सुन पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साउंड है ये सॉलिड एल्युमिनियम रॉड से ट्रैवल किया है। ओके, जो साइंटिस्ट है ये अब साउंड के स्पीड को मेज़र करने के लिए एबल है। ओके, एयर में भी और दूसरे गैसेस में भी, वाटर में भी वो इस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, या फिर दूसरे लिक्विड्स हो उसमें भी वो साउंड के स्पीड को मेज़र कर सकते हैं। जो साउंड का स्पीड है एयर से ये है 330 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका जो स्पीड है वाटर से वो लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड के आसपास है। ओके, साउंड जो है ये लिक्विड में ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करता है, ज़्यादा फास्टर प्रोपिगेट करता है गैसेस का कंपेयर में। पीपल जो कि रेलवे ट्रैक्स के नियर रहते हैं वो एक अप्रोचिंग ट्रेन के बारे में पहले जान जाते हैं, एडवांस में वो इस चीज़ को जान जाते हैं। जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है एक अप्रोचिंग ट्रेन के व्हील के द्वारा वो सॉलिड ट्रैक है। ओके, सॉलिड ट्रैक के कारण क्या होता है कि जो साउंड है जो व्हील की तरफ प्रोड्यूस किया गया है वो जल्दी पहुंच पाता है। ओके, तो इससे पहले कि वो एयर में फैले उससे पहले जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो इस चीज़ को सुन लेते हैं, हियर कर लेते हैं और डिटेक्ट कर लेते हैं। ओके, जो भी मेजरमेंट्स हम लोगों ने किए, जो भी हम लोगों ने गैसेस और सॉलिड लिक्विड के बारे में जाना, ओके, इस चीज़ से हम लोग इस चीज़ को अब कंक्लूड कर पाते हैं कि जो साउंड का जो स्पीड है सॉलिड में ये लिक्विड से भी ज़्यादा है। ओके, जितना स्पीड साउंड का लिक्विड में उससे भी ज़्यादा स्पीड वो सॉलिड में होता है। लेकिन गैसेस में सबसे कम होता है साउंड का स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड, लिक्विड में होता है 1500 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर सॉलिड के बारे में आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। ओके, तो साउंड का स्पीड है सॉलिड में ये लिक्विड में उसके स्पीड से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लाइट प्रोपिगेट्स फास्टर देन साउंड। हम लोग सभी जो है एक टाइम शेकन हो जाते हैं और फ्राइटन हो जाते हैं, डर जाते हैं। थंडरिंग साउंड जो होता है, जब बादल गरजते हैं तो उसके साउंड से हम लोग डर जाते हैं हल्का सा। ओके, और जो फ्लैशनिंग होता है, लाइटिंग जो होता है, जो बिजली गिरती है, ओके, जो चमकदार बिजली होती है उससे भी हम लोग कभी कभी डर जाते हैं। जो थंडरिंग साउंड होता है ये हमेशा फ्लैशिंग ऑफ लाइट के बाद ही देखा जाता है। ऐसा क्यों? अर्ली स्टेजेज में पीपल जो है ये सोचते थे कि जो थंडर है वो लाइटनिंग के बाद सुनाई देता है, क्योंकि जो थंडर है ये उसके बाद होता है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, थंडर और लाइटनिंग दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन हम लोग थंडर को बाद में सुनते हैं, लाइटनिंग के बाद हम लोग थंडर को सुनते हैं, क्योंकि जो लाइट का स्पीड है और साउंड का जो स्पीड है एयर में ये अलग अलग है। लाइट के तुलना में यदि साउंड को देखा जाए तो बहुत ही अंतर है दोनों के स्पीड के बीच में। ओके, जो साउंड का स्पीड है एयर में ये नियरली 330 मीटर पर सेकेंड और 0.33 किलोमीटर पर सेकेंड, और लाइट का जो स्पीड है वैक्यूम में ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो कितना अंतर है दोनों के बीच में। ओके, तो इसी के कारण क्या होता है कि जो लाइट है ये मिलियन टाइम्स फास्टर साउंड से ट्रैवल कर जाते हैं। ओके, तो जब लाइटनिंग होता है और थंडर ये दोनों एक साथ होता है, लेकिन जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग होता है ये प्रैक्टिकली 0 टाइम में हमारे पास पहुंच जाता है। जो साउंड होता है थंडर का ये कुछ सेकेंड्स लेता है, कुछ पल लेता है हमारे पास पहुंचने में। ओके, तो अब आप लोगों को रीजन समझ में आ गया है कि ये इसका रीज़न है कि दोनों का स्पीड अलग अलग होता है। लाइटनिंग इसलिए पहले हमें को दिखता है क्योंकि लाइट का स्पीड एयर में ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग के बाद ही थंडर को सुन पाते हैं। ओके, जो ह्यूमन ईयर है इसके पास एक स्पेशल फीचर है, और क्या प्रॉपर्टी है? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। जब साउंड ह्यूमन ईयर के पास पहुंचता है तो ये ईयर ड्रम को अफेक्ट करता है।
ओके, और इसका जो इफेक्ट है ये ईयर ड्रम में नियरली 0.1 सेकेंड तक रह जाता है। जैसा कि हम लोगों ने आई के केस में देखा था परसिस्टेंस ऑफ विजन, तो 1/16 सेकेंड तक हमारे आई में उसका जो भी अपीयरेंस है वो रह जाता है। इसी प्रकार से जो इफेक्ट होता है ईयर ड्रम में, ओके, वो रह जाता है 0.1 सेकेंड के लिए। तो इससे हम लोगों को फीलिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी होता है। जब हम लोग एक साउंड के बाद दूसरे साउंड को एक साथ सुनते जाते हैं, एक साउंड फिर एक साउंड फिर एक साउंड, तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी का फीलिंग होता है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। हम लोग वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे। जब हम लोग एक वाइब्रेटिंग बॉडी को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि वो अपने सेंट्रल पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है, एक रेगुलर पीरियोडिक मैनर में वो मूव करता है। ये जो रेगुलर पीरियोडिक नेचर है वाइब्रेशन का, इसे हम लोग एक स्विंगिंग पेंडुलम के, मतलब एक सिंपल पेंडुलम के स्विंगिंग बॉब को ऑब्जर्व करके इजली हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। जो स्विंगिंग बॉब है ये एक सर्टेन पोजीशन तक ही जाता है, सेंट्रल पोजीशन के दोनों साइड, ये एक ज़्यादा दूर तक नहीं, ये एक फिक्स दूरी तक ही जाता है। उसके बाद ये फिर लौटता है, फिर जाता है, ये टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ओके, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का उसके सेंट्रल पोजीशन के किसी भी साइड में, इसे ही कहा जाता है एम्पलीट्यूड। ओके, तो एम्पलीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब एक बॉडी वाइब्रेट करता है तो अपने एक साइकिल को, एक टू एंड फ्रो मोशन को एक फिक्स टाइम में, एक फिक्स टाइम इंटरवल में कंप्लीट करता है। ओके, अलग अलग टाइम नहीं होता है। यदि एक बार ये वेस्ट जा रहा है, फिर वेस्ट से फिर ये ईस्ट जा रहा है, ओके, तो एक फिक्स इंटरवल टाइम में ही वो उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। बार बार अलग अलग वहाँ पर हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ये जो टाइम इंटरवल है उसे ही हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। एक वाइब्रेटिंग बॉडी फिक्स नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वाइब्रेशन को एक सेकेंड में कंप्लीट करता है। ये जो नंबर है इसे ही उसका फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे समझना बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़रूरी भी है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस टॉपिक्स में कोई भी डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो डिस्टेंस लेंथ के यूनिट में मेज़र किया जाता है। तो एसआई यूनिट जो है ये मीटर हो गया। टाइम पीरियड, वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड जो है ये टाइम के यूनिट्स में मेज़र किया जाता है, तो उसका जो एसआई यूनिट हो गया वो हो गया सेकेंड। ओके, क्योंकि टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट, तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हो जाएगा हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड, कितना वाइब्रेशन कंप्लीट किया गया है और कितना टाइम लिया गया है। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि हर्ट्ज इज इक्वल टू 1/सेकेंड। लाउडनेस एंड पिच ऑफ अ साउंड, जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड का वो उसके लाउडनेस को डिटरमाइन करता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का उतना ही ज़्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस होता है। इसे हम लोग एक ड्रम को यूज़ करके भी चेक कर सकते हैं। यदि हम लोग एक स्टिक से, उसके स्टिक से यदि हम लोग ड्रम को लाइटली स्ट्राइक करते हैं तो हम लोग एक फेंट साउंड को ही पाएंगे। ओके, यदि हम लोग एक स्टिक से कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हुए उस चीज़ को, उस ड्रम के मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करेंगे तो हम लोग एक लाउड साउंड को पाएंगे। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड हुआ उतना ही ज़्यादा लाउडनेस हुआ। हम लोग ज़्यादा एम्पलीट्यूड दे रहे हैं तो उतना ही ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, फ्रीक्वेंसी है साउंड का, ये उसके श्रिलनेस एंड फ्लैटनेस को डिटरमाइन करता है। जो वर्ड पिच है ये किसी भी साउंड के श्रिलनेस एंड फ्लैटनेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक हायर पिच, उसके पास एक हायर फ्रीक्वेंसी है, मीन्स उतना ही श्रिलर साउंड उसका है, और जितना लोअर पिच है उतना ही लोअर फ्रीक्वेंसी भी हो गया, तो मीन्स फ्लैटर साउंड है। ओके, तो बस यही श्रिलनेस एंड फ्लैटनेस में अंतर है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा श्रिलर, जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा फ्लैटर। मतलब एक्टिविटी 9, हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को ईजिली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं
पिच ऑफ द साउंड में क्या इफेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी का, इसे हम लोग इजीली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं एक साइकिल को लेकर के। हम लोगों को साइकिल स्टैंड में लगा देना, साइकिल में वो खड़ा कर देना है, ओके, उसके सपोर्ट पे, और उसके बैक व्हील को हम लोगों को धीरे धीरे रोटेट करना है, ओके। उसके बाद हम लोग को एक नीटिंग नीडल लेना है जो कि उस रोटेटिंग व्हील्स के स्पोक्स को टच करे। स्पोक्स आप लोग जो है एक लो पिच साउंड को, एक फ्लैट साउंड को हियर कीजिएगा। यदि व्हील को फास्टली रोटेट किया गया, जल्दी जल्दी रोटेट किया गया, तो जो नीडल और स्पोक है ये एक श्रिल साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, हाई पिच साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। तो इस एक्टिविटी को आप लोग घर में करके जरूर देख सकते हैं। आपके पास साइकिल होगी, आप अपने फ्रेंड के साइकिल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप लोगों के पास एक निटिंग नीडल होना चाहिए, छड़ भी आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। इस एक्टिविटी को जब कर लीजिएगा तो फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है पिच पे, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। ह्यूमन बीइंग के केस में वो फीमेल्स का जो वॉइस होता है और चिल्ड्रन का जो वॉइस होता है, ये मेल के वॉइस से उनके पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है। जो मेल वॉइस होता है वो फ्लैटर होता है क्योंकि उनके पास लोअर पिच होता है, और चाइल्ड का पास हाइयर पिच होता है, ओके। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, ये हम लोगों को क्लियर हो गया है कि जो साउंड है ये इसका बेसिक काउज वाइब्रेशन है। क्या ये रिवर्स टू है? क्या हम लोग एक साउंड को तभी सुन सकते हैं जब वहाँ पर कुछ वाइब्रेशंस हो? अब हम लोग इस चीज़ को देखने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। एक्टिविटी 10, हम लोगों को एक ड्रम लेना है और उसके मेम्ब्रेन को हम लोगों को लाइटली उसके हैमर से हम लोगों को लाइटली उस पर स्ट्राइक करना है, ओके। जो मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि यदि कोई व्यक्ति कुछ डिस्टेंस में खड़ा है, कुछ दूरी में खड़ा है, ओके, यदि हम लोग उससे पूछेंगे कि आपने साउंड को सुना, तो उसका जो आंसर आएगा ये लाइकली नो होगा। क्यों? तो उसका जो आंसर आएगा ये नहीं, मैंने कोई भी साउंड नहीं सुना, क्योंकि हम लोग जो ड्रम को बहुत ही धीरे धीरे बीट कर रहे हैं, ओके, बस बहुत ही लाइटली हम लोग उसे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इस केस में हम लोगों को नहीं जवाब मिलेगा, क्योंकि जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है इस केस में ये बहुत ही फेंट साउंड है, मतलब बहुत ही धीमा साउंड है, बहुत ही हल्का साउंड है। इससे हम लोग अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते हैं कि यदि एक साउंड है वो इतना लाउड नहीं है, यदि ज़्यादा लाउड यदि नहीं है वो, तो हम लोग उस साउंड को नहीं सुन सकते, हमारे पास उस साउंड का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हम लोगों पे, ठीक है, हम लोग उस साउंड को नहीं सुन पाएंगे। तो वैसे साउंड को हम लोग कहते हैं इनऑडिबल साउंड। अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 11। इसमें हम लोगों को एक सिंपल पेंडुलम लेना है लगभग 1 मीटर के लेंथ का, ओके। पेंडुलम का जो बॉब है इसे हम लोगों को ऑक्सीलेट करने के लिए अलाउ कर देना है। जो बॉब है ये ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस ऑक्सीलेशन में क्या हम लोग किसी प्रकार के कोई साउंड को सुन पाएंगे? नहीं, वाइब्रेशन भी हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर साउंड को हम लोग नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। आंसर फिर से नो होगा। तो फिर क्यों आंसर फिर से नो होगा? तो हम लोग ये जो ऑब्जर्वेशन है ये एक्सपीरियंस्ड ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है। हम लोगों ने ऊपर एक्टिविटी 10 में भी इस चीज़ को पढ़ा था कि जो इनऑडिबल साउंड के कारण हमारे कानों में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ओके। तो हम लोग अब इस चीज़ से ये पता चलता है कि यदि किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो फ्रिक्वेंसी है वो 20 साइकिल्स पर सेकेंड से कम है या फिर 20 हर्ट्ज से कम है, तो उसका जो वाइब्रेशन है वो किसी ऑडिबल साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो इनऑडिबल साउंड को प्रोड्यूस करेगा, ओके। तो हम लोग कह सकते हैं कि द वाइब्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 साइकिल्स पर सेकेंड और 20 हर्ट्ज आर अगेन इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड हम लोग समझ गए, ओके। और ऐसे साउंड्स को हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड भी कहते हैं। इससे हम लोगों को एक और चीज़ पता चलता है कि यदि हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस भी हो रहा है तो इससे ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ओके। बहुत ही हाई है यदि, तो इससे भी ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ये जो वाइब्रेशंस है ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होंगे या तो फिर 20 हर्ट्ज से कम होंगे, ओके। यहाँ पे 20,000 और 20 आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है। हम लोग ऐसे साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, ओके। जो ह्यूमन ईयर है ये वैसे ही वाइब्रेशंस को ऑडिबल करता है, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो, ओके। 20 हर्ट्ज से कम भी नहीं होना चाहिए और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही दोनों के बीच में गैप है, ओके। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ओके। इस चीज़ को कंक्लूड कर चुके हैं कि साउंड के फ्रीक्वेंसी का जो ऑडिबल रेंज है ह्यूमन बींग्स के लिए ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा,
ओके हम लोग 20K हर्ट्ज भी से कर सकते हैं, क्योंकि 1K का मतलब 1000 होता है। ओके साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होगा उसे ह्यूमन ईयर की तरह डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो वैसे साउंड्स को हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने एक्टिविटी 11 में जाना था। तो इंफ्रासोनिक साउंड्स है, ये हमारे लिए इनऑडिबल साउंड है, क्योंकि हम ऐसे साउंड्स को नहीं सुन सकते हैं। ओके साउंड जिनका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, 20K हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, वैसे साउंड्स को हम लोग अल्ट्रा साउंड कहते हैं। ऐसे साउंड्स फिर से नॉर्मल ह्यूमन ईयर के लिए इनऑडिबल है, ह्यूमन ईयर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके या फिर नहीं कर पाता है। ओके अब डू यू नो वेल्स और एलिफेंट जो है ये साउंड को इंफ्रासोनिक रेंज में प्रोड्यूस करते हैं। ओके कुछ इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा सकता है कि कुछ एनिमल जो है एक अर्थक्वेक से पहले डिस्टर्ब हो जाते हैं। अर्थक्वेक जो है ये लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड्स को प्रोड्यूस करता है मेन शॉक के रिलीज होने से पहले। मेन शॉक वेव्स के रिलीज होने से पहले एक लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस होता है। ओके फ्रेंड्स क्लास 8 में आप लोगों को अर्थक्वेक चैप्टर ही पढ़ना है। यदि आपने अर्थक्वेक मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, यदि आपने अर्थक्वेक चैप्टर को नहीं समझा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन पर वीडियो दे रहा हूँ, पहले आप लोग अर्थक्वेक चैप्टर को जरूर समझ लीजिएगा। ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब सेकेंड डू देखते हैं इस पेज का हम लोग। अल्ट्रासाउंड जो है ये डॉल्फिन्स की तरह प्रोड्यूस किया जाता है, बैट्स की तरह प्रोड्यूस किया जाता है, और पोर्पोइजेस की तरह प्रोड्यूस किया जाता है। डॉग एक ऐसा एनिमल है जिसके पास एबिलिटी है कि वो 20K हर्ट्ज के ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड्स को भी सुन सकता है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को भी वो सुन सकता है। इसलिए जो पुलिस टीम्स है ये अक्सर हाई फ्रीक्वेंसी गैल्टन को यूज़ करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी विशेल्स को यूज़ करते हैं, जिसे डॉग्स तो सुन सकते हैं लेकिन ह्यूमन जो है ये नहीं सुन पाते हैं। आज के डेट पे क्या होता है, हम लोग अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं। ओके इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए और बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स को ट्रैक करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ओके अब नेक्स्ट नॉइज़ एंड द म्यूजिक टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके जैसे एजुकेशन वीडियोज़ को लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पार्ट 2 आप लोग जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। ओके आप इस चैप्टर का इंटरनल क्वेश्चन एंड नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।